अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन जॉइंट मैनिपुलेशन एंड एडजस्टमेंट्स। वैसे तो ये हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अभी मैं इनकी इंस्टाग्राम का जो पेज है वो चेक कर रही थी। माशाल्लाह से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के ये कड़ाके निकाल रहे हैं, कभी गर्दन को घुमा रहे हैं, कभी बैक से कड़ाके निकाल रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स क्या ज़्यादा बढ़ गई हैं? स्लिप डिस्क की हो, बैक की हो, सर्वाइकल हो, जॉइंट्स की हो, क्या हम वाकई अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं? किस तरीके से रख सकते हैं? आज इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दारा आमिर खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह से गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू। आपकी मैं इंस्टा पे रील्स देख रही थी, सीरियसली मैं देख रही थी, चीख मेरी यहाँ निकल रही थी। मैंने कहा वाह भाई, आप पहले ये सब कुछ एडजस्टमेंट करने से पहले काउंसलिंग वगैरह करते हैं आप? जी, पहले सबसे पहले काउंसलिंग की जाती है। उसमें देखा जाता है कि किस तरह के इश्यूज क्लाइंट को फेस करने पड़ रहे हैं, अच्छा, क्यों आ रहे हैं, उनके नज़दीक उनको क्या रीज़न फील हो रहा है, जो असबाब बन रहे हैं उसके। सही है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा होता है। अच्छा, कि फिजिकली एग्जामिन किया जाता है, देखा जाता है कि मेरे नज़दीक मुझे क्या रूट कॉज फील हो रही है। अच्छा। फिर मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ कि मुझे जो पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, तो मैं उनको वो एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आया हमें एक्सरेज या MRI की ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा, उसका भी पड़ सकता है। यस, अगर तो नीड है और उनके पास ऑलरेडी एक्सरेज MRI अवेलेबल हैं तो उन्हीं को हम देखेंगे। अगर नहीं अवेलेबल तो उनको मैं बताऊंगा कि वो इन चीज़ों की तरफ जाएं, पहले एक दफ़ा एक्सरे करवाएं, MRI करवाएं। कितना सीरियस केस है उस हिसाब से फिर उसको हम डील कर रहे होते हैं। माइनर इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, रूट कॉज भी समझ में आ गई। माइनर में क्या-क्या होते हैं? हल्की फुल्की गर्दन के अंदर पेन आ रही है, अच्छा, ठीक है। लोअर बैक के अंदर या पेन आ रही है किसी किस्म की, मिड बैक में किसी किस्म के इश्यूज हैं। फ्रोजन शोल्डर नहीं, फ्रोजन शोल्डर टोटली डिफरेंट हो जाएगा। ओह यस, वो किसी इंजरी की वजह से आ रहा है या फिर पेशेंट डायबिटिक है, तो उस हिसाब से फिर उनको समझाया जाता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी शुगर लेवल जो है उनको मेंटेन करना है, कैसे एक्सरसाइजेस करनी है। अगर शोल्डर के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको रेस्ट देना शुरू कर दें। सही है। फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, आपने एक्सरसाइजेस करनी है, मैक्सिमम मूवमेंट की तरफ उसको लेके जाना है, वरना ये वर्स से वर्स होना शुरू हो जाता है, ये चीज़ बिगड़ना शुरू हो जाएगी। मतलब फ्रोजन शोल्डर किस हद तक बिगड़ सकता है कि क्या? सो मच सो के बाजू ऐसे नहीं उठा पा रहे, साइड पे नहीं उठा पा रहे, बाजू पीछे की तरफ नहीं उनसे जा रही होगी, कपड़े चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि अगर उनको फील हो कि शोल्डर फ्रीज हो रहा है, सम केसेस जिनके अंदर वो उन्हें पता हो कि वो डायबिटिक हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि मूव करना शुरू करें, मूवमेंट शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करें, रेस्ट ना दें शोल्डर को ऐसे। सही। और ये जो हम मालिश वगैरह करवा लेते हैं ऑयल का कि नहीं, ये अच्छा है, देसी टोटके अपना लेते हैं जॉइंट्स पे, और ये जरूरी है। ओ यस, आप डीप टिश्यू मसाज की तरफ जाएं, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप नॉट्स को ब्रेक करना चाह रहे हैं जो डीप विद इन द स्किन है, एक्यूपंक्चर उसके लिए करवाएं। अच्छा, बहुत फ़ायदा देता है। अच्छा, आप हजामा करवाएं सुपरफिशियल मसल्स के लिए, एडजस्टमेंट्स करवाएं। और सबसे बढ़कर एक्सरसाइज मूवमेंट होना चाहिए हर जॉइंट का, लाजमी है ना? और वेट्स लिफ्ट करें। अच्छा, वॉक करना इनफ नहीं है। वॉक करना डजंट मीन कि आपके मसल्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे उससे, तो वेट्स लिफ्ट करें, एक्सरसाइजेस करें। अच्छा, इस तरीके से। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट मसाज ऑयल कौन सा होना चाहिए जो आपकी जॉइंट्स में वाकई अच्छे से पेनिट्रेट करे? और कोई सा भी ऑयल, एनी ऑयल और लोशन, बस मसाज होना जरूरी है। ओके, वो ताकि वो मूवमेंट रहे, सर्कुलेशन रहे, इस वजह से। दारा, मुझे बताएं, आपका ये जो पूरा फील्ड है, ये जॉइंट मैनिपुलेशन एडजस्टमेंट, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं और कौन से फिर आप रेकमेंड करते हैं कि नहीं किसी ऑर्थोपेडिक को दिखाइए? अगर तो नीज के साथ सेवेरिटी है कि गैप ख़त्म होना शुरू हो गया है और बोन ऑन बोन रब करना शुरू कर दिया, ये पता चलता है तो एक्सरेज में पता चल जाता है। एक्सरेज में कोई पेन होता है इसका? शदीद पेन होना शुरू हो जाता है घुटनों के अराउंड।
तो वो टाइम आ चुका होता है कि अब वो ऑर्थोपेडिक के पास जाएं। ठीक है। इन केसेस के अंदर पेरेंट्स को मैं यूजली कह रहा हूँ, एल्डरली लोगों को, कि अपने बच्चों में और अपने ग्रैंड सन्स एंड डॉटर्स के अंदर देखें कि नी नॉकिंग के केसेस तो नहीं है। और ये पता चलेगा जैसे हम झुकते बच्चा हैं? नहीं, बच्चा जैसे खड़ा हुआ है, दोनों पाँव अपने जॉइन कर रहा है और नीज के अंदर गैप नहीं है, तो नी नॉकिंग जो है वो ये कंसिडर की जाएगी कि घुटने आपस में टकरा रहे हैं, पाँव जो हैं वो अपार्ट है। वो स्टैंडिंग पोजीशन में आपको पता चलेगा? आपको पता चल जाएगा। अच्छा। फ्लैट फुटेड है, सही है, तो उनको भी देखें। अगर आपका फ्लैट फुट है, इसका मतलब है आपके फीट जो हैं वो शॉक एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहे, जो कि उनका काम है। और आपके हर स्टेप पे आपको शॉक मिलता है आपकी बॉडी को, जो आपके फुट का काम है कि उससे एब्जॉर्ब करे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैं हर किसी को ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपने जो फोर्स अप्लाई की टूवर्ड्स ग्राउंड, ग्राउंड से उससे रिएक्टिव फोर्स आपको मिलेगी शॉक की फॉर्म में। अगर फुट नहीं एब्जॉर्ब कर रहा तो वो शॉक का इम्पैक्ट घुटनों के ऊपर आ रहा है, आपकी लोअर बैक पे जाएगा, आपकी गर्दन तक उसका इम्पैक्ट आएगा। तो यंगर जनरेशन के अंदर ये चीज़ लाजमी देखें कि अगर फ्लैट फुटेड हैं बच्चे तो करेक्शन के लिए उनको लेके जाएं। नी नॉकिंग का केस है तो इंसोल्स उनको बनवा के दें, ताकि ये चीज़ ग्रोइंग एज के अंदर कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, वो हड्डी मतलब जगह पर आनी हो? यस, ग्रोइंग एज के अंदर मोल्ड कर सकते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ 16-17 में जाके बिल्कुल सही हो सकती होंगी। अच्छा। और वो फर्दर अपने लाइफ के अंदर इस तरह की पेन्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होंगे जिस तरह से पेरेंट ने अगर कर लिया उसे। नी नॉकिंग की वजह से अगर उनके घुटनों के साथ मसाइल आ गए थे तो वो एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन को बचा सकते हैं, क्योंकि ये कई दफ़ा जेनेटिकली ये चीज़ ट्रांसमिट हुई होती है आगे। अच्छा, ये चीज़ भी जेनेटिक है। yes. अच्छा दाना, मुझे ये बताएं, ये जो हम कड़ाके ऐसे ही बैठे बैठे निकाल रहे होते हैं, ये अच्छा है या नहीं है? अगर तो उंगलियों को आपने क्रैक किया और पुल करके आप क्रैक कर रहे हैं, नहीं वैसे मोड़ के, ये चीज़ गलत है। अच्छा, ये चीज़ गलत पुल है। करके सही है। आपने अगर पुल किया तो इसका मतलब है आपने अपने जॉइंट्स को आपस में रब नहीं कर रहे। अगर आप कॉन्स्टेंटली दिन में कई दफ़ा इसको क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और आपस में जॉइंट को आप रब करे जा रहे हैं, तो लेटर एज में चांस है कि आप आर्थराइटिस डेवलप कर लें। अच्छा, अक्सर मैंने ये भी सुना है कि जैसे हम लेटते हैं साइड पे तो ये जो दोनों टांगों की नीज है ये आपस में जुड़नी नहीं चाहिए, या तो आप पिलो इसके रख सकते हैं। अच्छा, तो वो ये वजह है कि वो आपस में जॉइंट्स ना हो? वो सिर्फ इसलिए उस पर पिलो रखवाया जाता है ताकि लोअर बैक जो है उस पर स्ट्रेस ना आए, उसमें किसी किस्म की शिफ्ट ना आए, आप ऐसे टर्न ना हाफ पे कर रहे हो, क्योंकि आपकी स्पाइन को आपने बेसिकली स्ट्रेट रखना है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं आने देना। लेटने की कोई खास पोजीशन जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए? तकिया लें, कितना बड़ा ऊंचा लें? उल्टा ना सोएं। उल्टा ना सोएं। अगर किसी की कोई बहुत मजबूरी और वो आदत नहीं बदल पा रहा तो एटलीस्ट तकिया ना रखे वो सर के नीचे। अच्छा, अगर वो उल्टा लेट रहे हैं और तकिया भी रख रहे हैं तो इसका मतलब है उनकी गर्दन पीछे को पुश हो रही है। अगर गर्दन पीछे को ऐसे पुश हो रही है इसका मतलब है नेक के अराउंड और अपर बैक में उनके लाजमी एक टाइम के बाद पेन्स आना शुरू हो जाएंगे, जो लोग उल्टा लेटने के आदी हैं। अच्छा, तो साइडवेज बेस्ट है। साइडवेज अगर आप सो रहे हैं बीच में तकिया रखें ताकि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। साइडवेज सोने में मैं एक और चीज़ नोटिस में मेरे आती है, वो मिड बैक की कंप्लेन लोग करते हैं और वो मेजॉरिटी वही लोग निकलते हैं जिनको आदत है तकिए के नीचे से बाजू रख के सोने की। हाँ, वैसे मुझे भी है। तो अभी मैंने नोट किया है, तो मेरी भी आदत है। बाजू आगे करीब होनी चाहिए। ऐसे हो? नहीं, आगे करीब रहे, बाजू आगे करीब रहे। हाँ जी। तो जितना करीब रखेंगे उतने आपके मसल्स सारी रात रिलैक्स रहेंगे। अच्छा, तकिए के नीचे ना हो, ऊपर? आप बेशक तकिए के नीचे रखें या ऊपर रखें, लेकिन आपकी एल्बो आगे करीब है, आपका हाथ आगे करीब है। हमें स्ट्रेच करके नहीं, क्योंकि ये काम जो है ये ड्राइविंग में भी हो रहा है, ये लिखने पढ़ने में भी हो रहा है, ये मोबाइल में भी हो रहा है, सारे दिन की ये रूटीन है। मसल्स सारा दिन काम कर रहे हैं अपना, अब रात को उनको रेस्ट चाहिए, तो बाजू करीब ताकि मसल पे किसी किस्म का खिंचाव ना रहे। ओके, आप तो बड़ा अवेयर होकर पोजीशन लेके सोते होंगे, है ना, है ना, ख्याल रखना। ये चीज यंग एज के अंदर फील नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप 35 क्रॉस करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये पिलो जो है मुझे सूट कर रहा है, ये मैट्रेस मुझे सूट कर रहा है, ये पोजीशन मुझे सूट कर रही है, अगर इसमें नहीं तो फिर नींद नहीं सही आएगी। हर एक का ना एक अपना स्टाइल होता है, कोई तकिए के बगैर, कोई 2 तकिए के साथ, कोई तकिया उसको चौड़ा चाहिए, गर्दन उठी रहे, हर एक की एक अपनी वो चीज़ें। स्पाइन सीधी हो, मेन चीज का हमें ये ख्याल है। यूजुअली एक पिलो इनफ होता है, 1 पिलो। ठीक है जी, मजीद हम जानेंगे और 1-2 पेशेंट्स भी हमने जो है अपनी टीम को भी बोला है ज़रा
दारा यहाँ पर हैं तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी ज़रा फिक्स करें और आपको भी ज़रा वो कड़ाके निकाल कर दिखाएं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। आ जाएं जी, वेलकम बैक। ये हमारी टीम के मेंबर हैं, रेहान साहब, ये हमारे स्क्रिप्ट राइटर हैं। इनको प्रॉब्लम है कुछ, तो हमने सोचा कि ये ऑन एयर ही हम ज़रा डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे जो है वो दारा इनका ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रेहान, मुझे बताइए आपको है क्या बेसिकली? मुझे तकरीबन 20 साल कंप्यूटर पे काम करते हो गए, तो मुझे ये यहाँ से पेन शुरू होता है और ये पूरे शोल्डर्स पे, मैं बाजू का, तो मुझे ऐसा हुआ कि शायद मुझे अटैक हो रहा है। अच्छा। तो जब मैं गया वहाँ पे तो उन्होंने कहा नहीं, आपका सर्वाइकल इशू है। दारा, मुझे बताएं, जो लोग इस तरीके से बैठे वाला काम करते हैं उनके साथ ये कॉमन है ये वाला इशू? बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत इसी तरह से पेन स्टार्ट होता है। ऑफिस वर्क है, उनके शोल्डर्स उनको यूजुअली हैवी फील होते हैं। हाँ। नेक के अराउंड को स्टिफनेस आती है, सो मच सो नेक स्टिफनेस इतनी शदीद हो जाती है कि उनको फिर हेडेक्स और माइग्रेन्स भी ट्रिगर हो सकते हैं। और इस जगह पे बहुत पेन होता है। ये वही आपके सर्विकल स्पाइन के साथ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। जिसकी वजह से आपको पेन जो है वो फर्दर ऑन ट्रांसमिट होती है, फील हो रही है। कई केसेस में ये आपको उंगलियों में नमनेस में के तौर पे भी फील हो सकती है। होता है। तो इसमें क्या कोई एडजस्टमेंट है या क्या है, होता क्या है इसमें? इनकी एज को पहले देखा जाएगा क्या है, किसी किस्म की इंजरी किसी किस्म की तो नहीं आई हुई, विप्लैश इंजरी तो नहीं है, ऑस्टियोफाइट्स तो नहीं डेवलप हो रहे, उस हिसाब से मुझे एक्सरेज चाहिए होंगे सबसे पहले। रेहान, आपने एक्सरे करवाया कभी? नहीं। एक्सरेज अब तो मेरे यहाँ से जो पेन शुरू होता है ये बिल्कुल बैक यहाँ तक पूरा बहुत शदीद पेन होता है। बाद वक़्त लेटने के बाद रात को तो ये पूरा पेन यहाँ तक आता है टांगों में। अच्छा, एक तो अपना HbA1c टेस्ट, अपना शुगर लेवल जो है उसको मैंने भी कराया था, डायबिटीज नहीं है, ना कोलेस्ट्रॉल है ना डायबिटीज है। और दूसरा ये कि एक्सरसाइज के बगैर जान नहीं छूटने वाली। एक्सरसाइज आपने इसलिए भी करनी है कि बेली फैट को आप खत्म करो। ये भी एक वजह हो सकता है। आपकी लोअर बैक में शदीद पेन्स आ सकती हैं अगर बेली फैट आपकी बहुत ज्यादा है। उतना ही लोड बेसिकली आपकी स्पाइन के ऊपर और आपकी लोअर बैक के ऊपर आ रहा होता है। अच्छा। तो वो बेली फैट खत्म करें, आपकी लोअर बैक की पेन्स काफी कम हो जाएंगी। अच्छा। सेकेंडली, इनके केस में जो चीज मैंने नोटिस की थी वो नी नॉकिंग होती है। अच्छा। जब ये फीट अपने ज्वाइन करेंगे, इनकी नीज आपस में नॉक कर रहे होंगे। दिखाएं जरा खड़े, तो इनको हम देख सकते हैं। हमें कुछ हम खड़े हों, दोनों फीट आपने से अपने ज्वाइन करने हैं। हाँ। और नीज के अंदर आपने नोटिस करना होता है कि ये गैप है कि नहीं है, क्योंकि दोनों लेग्स जो है वो आपस में ज्वाइन करते हैं। बेसिकली ऐसे जब आप फीट ज्वाइन करें तो ये गैप होना जरूरी है। जरूरी है? यस, ये होना चाहिए। मेरे भी नहीं है, तो इसका मतलब मेरे भी प्रॉब्लम है। अगर नीज आपके नॉक कर रहे हैं तो इसका मतलब है सारा जो लोड है वो ग्लूट के ऊपर आ रहा है, प्रेशर जो है वो ग्लूट के मसल्स के ऊपर आ रहा है, वो सही फायर नहीं कर रहे। और जिस वक्त ये सही फंक्शन नहीं करेंगे तो लोअर बैक के ऊपर स्ट्रेस इसका आ रहा होता है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आप क्या इनको सजेस्ट करेंगे, कोई ऐसी एक्सरसाइज जो ये घर बैठे कर लें? डॉक्टर मैगिल की हैं, मैगिल बिग 3 के नाम से एक्सरसाइजेस। 3 एक्सरसाइजेस हैं, बगैर इक्विपमेंट पे आप घर पे भी कर सकते हैं। सही है। वो आपकी कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए बेस्ट है, दुनिया में मानी जाती है। कि अगर लोअर बैक की प्रॉब्लम आ रही है वो एक्सरसाइजेस करें, खड़े खड़े बैठे डिफरेंट तीनों डिफरेंट एक्सरसाइज। और गर्दन के लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे? उसके लिए तो आपको जिम जाना और अपने शोल्डर्स को बिल्ड करना, अपने ट्रेपीजियस मसल्स को बिल्ड करना जरूरी है। तो जब एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरे आपका फिर जरूरी होगा, क्योंकि आप फिर इस तरीके से नहीं रिस्क लेना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्योंकि मैटर ऐसा है कि एग्जैक्टली एक जिंदा इंसान की जो गर्दन है वो मेरे हाथ में होगी। हालांकि ये निडर है, ये आ गए कि नहीं मैं जरा अपना ठीक करवा लेता हूं। इन्होंने सोचा बस यही एक इलाज है। नहीं, समझ लिया आपने। इलाज कई तरह से किए जा सकते हैं और सारी चीजें हैंड इन हैंड जो है वो काम कर रही होती हैं। कई केसेस के अंदर पहले फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है अपना काम। कई केसेस के अंदर हम लोगों को भेजते हैं कि वो हजामा जाके करा के हैं ताकि मसल थोड़े और टोन डाउन हो। कभी कभार मूवमेंट्स के साथ साथ हमें एक्यूपंक्चर जो है वो भी नीडेड होता है। तो एज पर नीड एक सर्टेन पैटर्न जो है वो एक तैयार किया जाता है और उस हिसाब से फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी करते हैं। हमारे पास एक और पेशेंट भी हैं, लेकिन इनका ये जो मसला है, ये वंस ये एक्सरे करवाते हैं और आपके पास आते हैं तो ये जो आप एडजस्टमेंट करते हैं इससे काफ़ी इनको फ़र्क पड़ेगा? अगर ऑस्टियोफाइट्स हैं
तो इनको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा होगा। अगर डिस्क बल्ज हो चुकी है, ये मैं हर किसी को समझा रहा हूँ, जो भी लोग आ रहे होते हैं इस सोच से कि हमारी डिस्क जो हैं वो बल्ज कर गई हैं और किसी तरह वो फॉर एवर ठीक हो जाएं, वो 10-10 जगहों के ऊपर घूम फिर के पहुंच रहे होते हैं। और उनको मैं फिर जिस वक्त आते हैं मैंने ये समझाता हूँ कि ये सेशंस का मैटर नहीं है, ये अब प्रॉब्लम जो है ना ये एक लिमिट तक सॉल्व हो सकती है। डिस्क जो आपने अब ख़राब कर ली है वो अब 100% दोबारा से नहीं करेक्ट हो सकती। जो बल्ज करके बाहर आ गई या जो डीजेनरेट होना शुरू हो गई है वो अब 100% अपनी फॉर्म में वापस नहीं आने वाली। तो आप इस नियत से, इस सोच से हर जगह ना दरवाजे खटकाते फिरें कि किसी तरह ये प्रॉब्लम जो है ये 100% अब रिजॉल्व हो जाए। अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपको एक्सरसाइजेस करनी है, कंडीशन बेहतर करनी है, ये टू सम एक्सटेंट ठीक हो जाएगी। बाकी इसका इम्पैक्ट ऑन एंड ऑफ आपको लाइफ में फेस करना पड़ेगा। जिस वक्त आपकी बॉडी आपको अलार्म्स देना शुरू करती है लाइफ के अंदर कि आपको हल्की फुल्की एक्स एंड पेन्स, कभी कोई चुक पड़ गई, कहीं कोई झटका आया हल्का सा, इग्नोर किया जब शुरू में इनको, तो आपने उस वक्त इग्नोर किया, उन साइंस को आपने इग्नोर किया। अगर आपने उस वक्त उसे इग्नोर कर दिया और अब आप जाया कर बैठे हैं उस डिस्क को, तो ये देर कर दिया आपने। आपको पहले स्टिचिंग टाइम सेव्स 9 वाली बात है ना। हमारे पास एक और पेशेंट भी है रेहान, फिर आप ऑफ एयर होगा तो ये मशवरा कीजिएगा और फिर इनको अपने एक्सरेस दिखाएगा। थैंक यू सो मच। आ जाएं जी आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, अब आप बताइए आपको क्या मसला? मुझे जो है ये क्या नाम है पहले सॉरी मुझे जो है ये शोल्डर्स के ऊपर जो है थोड़ा सा जो है प्रेशर लगता है और यहाँ पे पेन होता है। लोअर बैक में भी जो है वो अक्सर जो है वो खड़े होने के फौरन बाद ही जो है ना एकदम जब आप खड़े होते हैं बैठ के तो वो एक पेन आता है। ये अक्सर मेरा ख्याल से होता है लोगों को, मैंने भी शुरू में ये एक्सपीरियंस किया है अपने साथ। ज़्यादा देर तक बैठे रहो। हाँ जी, अगर डेस्क जॉब है तो ये पेन्स आ रही हैं अगर आपने पोस्चर मेंटेन नहीं किया बैठते हुए। आप स्लाउच करना शुरू कर रहे हैं टाइम के साथ साथ बैठे हुए डेस्क के ऊपर, तो जब खड़े होंगे तो कुछ देर आपको लगेगी आपको सीधा होने में। और फिर इसी तरह आपकी एक्सरसाइजेज हैं कि नहीं है। अच्छा, अगर ये एक्सरसाइजेज करें, मसल बिल्डिंग की तरफ आएं, इनकी पेन्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और इनका ये इनिशियल स्टेज, यस, इनकी बॉडी इनको बता रही है कि ये काम खराब होने जा रहा है। दारा मुझे बताएं, एज ऑल्सो मैटर्स? आप यंग एज में आप कहते हैं कि यंग एज के अंदर जो है वो रिकवरीज बहुत अच्छी होती हैं। आपकी बॉडी जो है वो आपको साइंस देती है, लेकिन आप इतनी क्विकली रिकवर कर रहे होते हैं कि आपको लगता है कि यार कोई शायद ये बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है, सही। और एडजस्टमेंट्स जो आप कह रही हैं वो हम बिल्कुल यंग एज के अंदर ज़्यादा इजी है, बगैर किसी परेशानी ही कर सकते हैं। उसका रीज़न ये कि मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई बल्ज नहीं है तो एडजस्टमेंट से इजीली हम उसको क्लियर कर रहे होंगे। ऑस्टियोफाइट्स बनने के कम से कम चांसेस होते हैं ऐसे केसेस के अंदर। तो अगर कोई सीरियस नहीं है इशू तो हम सिंपली एडजस्ट करेंगे और इनका हो जाएगा एडजस्टमेंट। इनकी बिल्कुल मैं एडजस्टमेंट करूंगा। अच्छा। इसके अलावा जो एक चीज़ नोटिस की वो इनका फ्लैट फुट है। ये देखें, उन्होंने वहाँ खड़े खड़े नोट कर लिया। मैंने कहा वाह दारा क्या बात है। इनके पाँव में आर्च नहीं है। दिखाएं आर्च का ये कैमरे में जरा नीचे बिल्कुल फ्लैट है। साइड से अगर दिखाएंगे तो इनको ये आर्च नहीं नजर आएगी, तो ये फ्लैट फुट है इनका। अब आर्च का बेसिक मकसद होता है कि शॉक एब्जॉर्प्शन करे पाँव जो है वो शॉक एब्जॉर्प्शन कर रहा हो। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपकी बॉडी ने जो फोर्स लगाई ग्राउंड पे, ग्राउंड से रिएक्टिव फोर्स मिली, जो अगर फुट नहीं उसे एब्जॉर्ब करा फ्लैट होने की वजह से तो वो पास ऑन हो रहा है घुटनों पे, लोअर बैक पे, गर्दन तक उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अब इसके ये जो केस है इसमें इनसोल्स मस्ट हैं। पोडाइट्रिस्ट का काम है कि वो इनसोल्स इनको। आपको पता भी था कि आप फ्लैट फुटेड हैं? नहीं, मैंने कभी इस चीज़ पर नोट नहीं कराया था। ये ज़रूरी अपने जो बच्चे हैं 5-6 साल के उनके अंदर लाजमी देखें। अगर ये चीज़ है उसी वक्त करेक्शन की तरफ लेके जाएं ताकि वो ठीक हो। और नीज का भी आप कह रहे थे, इनकी नीज भी चेक कर लेते हैं। नीज के अंदर गैप परफेक्टली फाइन। जब ये जैसे दोनों फीट ज्वाइन करते हैं तो बीच में इनके गैप बिल्कुल सही है। ये परफेक्ट पोजीशन है इस तरीके की, नीज जॉइन ना हो। बीच में होना चाहिए। आप लोग चलें, जितने लोग देख रहे हैं सब अपने अपनी नीज का वो चेक करें कि जॉइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इनकी जो एडजस्टमेंट करनी है दारा, इसके बाद करते हैं। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक।
ब्रेक में दारा ने पेशेंट से ज़रा बातचीत की और हमें पता चला कि आप छत से गिर चुके हैं और इनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं। तो अभी जो आपने इनका चेकअप किया और जो पाँव शाँव उठाकर देखा था, क्या आपने एग्जामिन किया? इनको मैं देख रहा था कि किस हद तक इनकी जो लोअर बैक है वो प्रेशर बर्दाश्त कर रही है। ठीक है। आया मुझे बगैर किसी एक्सरे एमआरआई के एडजस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सही है। जिस तरह का स्ट्रेस है इनकी लोअर बैक के ऊपर और जो इन्होंने फिर मुझे एक्सरे दिखाया वहाँ से साफ पता चल रहा है कि L4, L5 और S1 के दरम्यान में जो डिस्क है वो बल्ज कर चुकी है, जिसकी वजह से ये पेन्स आ रही हैं। अच्छा। तो इनको एक्सरसाइजेस जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं इनके लिए, बैक के कि ये अपने कोर को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि डिस्क ठीक नहीं होने जा रही इनकी। ठीक है। जिस कंडीशन में ये ले जा चुके हैं। मतलब एक बार अगर आपको डिस्क पे प्रॉब्लम हो गई, एक दफ़ा आपने डिस्क खराब कर ली है वो फॉरएवर आपके लिए खराब है। ये देखें ज़रा, इतनी कोई जिसे कहते हैं ना अलार्मिंग सिचुएशन है और हम परवाह भी नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इनका भी अभी हम नहीं करेंगे तो बेटर है ना, क्योंकि ये बड़ा केयरफुल आपको रहना पड़ता है। एग्जैक्टली। बैकबोन का मसला, डिस्क का मसला, गर्दन का आपने मसला। एक दफा डिस्क खराब कर ली वो फॉरएवर खराब है। इसी तरह जो लोगों को आदत हुई होती है अपनी गर्दन खुद क्रैक करने की, बहुत करते हैं। कई लोग झटका दे दे के अपनी गर्दन को ऐसे क्रैक कर रहे होते हैं, उनको मैं मना करता होता हूँ कि ये आप मिमिक कर रहे हैं विप्लैश इंजरी को। इस तरह से झटका दे रहे हैं, खुदा न ख्वास्ता डिस्क अगर खराब होगी तो पता चलेगा आपको कि अब गर्दन से कंधे की तरफ पेन आ रही है, फिर हाथ तक वो पेन आना शुरू हो जाएगी, तो और ठीक नहीं हो सकेंगे आप। सही। और ये लोग करते भी तब हैं जब उनको थोड़ा पेन महसूस हो भी रहा होगा, है ना? ऐसे ही नहीं करेंगे। ठीक है, सही है। चलें जी, थैंक यू सो मच। हमारे पास एक और पेशेंट है। अब क्योंकि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वो एडजस्टमेंट का जो एक चीज़ है, ये जो माहिर है उसमें क्या चीज़ है कि प्रॉब्लम है। हमारे पास एक और पेशेंट है, शाहरुख, आ जाइए। काफ़ी मन हुआ कि मैं खुद बैठ जाऊं, लेकिन मुझे फिर वो आपकी रील्स देखेंगे कड़क कड़क, मैं नहीं मैं रिस्क नहीं लेती। हाँ जी शाहरुख, कोई प्रॉब्लम है आपकी गर्दन? बैक इशू है और नेक का भी इशू रहता है, शोल्डर स्निफ रहता है, वाइट हेड का रहता है, ये इशू रहता है। शाहरुख बड़े डेयरिंग है। हम वहाँ गए थे डॉक्टर बतूल के, इन्होंने अपना पूरा PRP दिखाया लोगों को और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं फ़र्क। हाँ जी शाहरुख, बताइए। तो आपने ऐसे स्ट्रेट फेस आप लेटना है, सीधा कमर के बल आप लेट जाएंगे, सारा आपका इधर आ जाएगा। सीधा आप लेटेंगे ऐसे कमर के बल। और मैं एक दफा नेक को चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे अपने आप को लूज रखना है, फ्री। ये राइट साइड जो है यहाँ से ऐसे स्टिफनेस आ रही है सारी जी, और ये बेस तक स्टिफ हुई हुई। आपने बिल्कुल ऐसे नेक को फ्री। ये बताए बगैर अच्छा है, सही है, पता ही ना चले। टेंशन आधा, मुझे लगता है कि डर खौफ से ही इंसान जो है ना वो थोड़ा सा बिल्कुल। अगर कई दफा अगर आपने पहले किसी को इन्फॉर्म कर दिया कि उनके साथ एडजस्टमेंट होने जा रही है तो वो ज्यादा फिर मुहतात होते हुए अपने आप को टेंस होना शुरू हो जाते हैं। आपने अपने राइट आर्म को ऐसे रख लेना है नेक के ऊपर, दिस साइड नहीं ऐसी राइट आर्म को अपने नेक पे रख लेना है आपने, और बिल्कुल फ्री लूज स्ट्रेट लेटे रहना है आपने। परफेक्ट। ये और इसी तरह ही लेफ्ट साइड। और फ्री। ये ऑलरेडी क्लियर है। अब आपने फेस डाउन लेट जाना है, फेस डाउन पेट में आपका ऐसे फेस आ जाएगा। दादा मुझे बताइए, जो कड़ाका आप निकालते हैं ये लाजमी निकलना होता है? नहीं, जरूरी नहीं। जरूरी नहीं। मैंने कहा शायद तभी पता चलता है कि एडजस्टमेंट हो गई। ऐसे फेस डाउन और आपके बाजू नीचे की तरफ हैंग कर रहे होंगे दोनों साइड्स के ऊपर। अब अगर सिर्फ गर्दन के साथ इशू आ रहा है तो उसमें हमने शोल्डर्स को भी साथ एडजस्ट किया है और मिड बैक थ्रेसिक स्पाइन तक हम उसे एडजस्ट कर रहे होंगे। डीप ब्रीथ इन और एक्सेल, सांस बाहर और बिल्कुल फ्री छोड़ देना हमें, लूज क्लियर। फिर से डीप ब्रीथ इन और एक्सेल, सांस बाहर और लूज। एक दफा आप उठ के वॉक करें, मूवमेंट चेक करें, थोड़ी सी मूवमेंट चेक करें। और ये ज़रूरी है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है दारा, तो वो आके एडजस्टमेंट्स करवाएं। वो भी एडजस्टमेंट करा सकते, वो भी करवा सकते। कई दफ़ा ऐसे होता है कि
इतने यूज टू इट हो चुके होते हैं वो इस पेन के कि उन्हें पता ही नहीं होता कि नॉर्मल एक्चुअल जो रिलैक्स कंडीशन है वो कैसी होती है। अच्छा ठीक है, तो ये मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि साल में 1-2 बार आपके पास आए? वंस अ मंथ आप करवा सकते हैं अगर कि कोई कुछ सिवियर इशू नहीं है। ठीक है। किसी की नेक की कोई सिवियरिटी ज़्यादा है, इशू जो है वो बार बार फॉल कर रहे हैं पेन के अंदर और मसल मेमोरी बार बार किक इन कर रही है, तो उन केसेस में हो जाता है कि हमें 6-7 डेज में दोबारा से एडजस्ट करना पड़ जाए। अच्छा ठीक है। एंड और उसको फिर हम कपिंग के साथ और स्क्रेपिंग के साथ जो है वो डील कर रहे होते हैं। एंड यू थिंक कि अगर ये हम रेगुलर करवाएं साल में 1-2 बार, जैसे एडजस्टमेंट्स करवा लें बोन की, तो हम बहुत हद तक स्लिप डिस्क की या गर्दन की, सर्वाइकल के इश्यूज को रोक सकते हैं? जो एडजस्टमेंट है वो शायद उतना ना रोक पाए जितना आपकी रूटीन, आपकी डाइट, आपकी हेल्दी एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स रोक सकती हैं इस चीज़ को। अच्छा। अगर आप सिर्फ एडजस्टमेंट पे रिलाई कर रहे हैं, गलत है ये चीज़। आपने एक्सरसाइज के ऊपर रिलाई करना है। एक्सरसाइजेस करें, डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करें, वेट लिफ्ट करें, मसल डेवलप करें, तो ज़्यादा चांस है कि आप किसी भी किस्म के इश्यूज से बच सकेंगे। अच्छा, कुछ खाने पीने में एहतियात उनको लेके, जो जैसे हम कहते हैं ना कैल्शियम, विटामिन डी, K2, ये चीजें। अगर तो यंग हैं तो फिर इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं। ठीक है। अगर एज ज़्यादा हो रही है, 35 ऑनवर्ड, 40 ऑनवर्ड है, तो फिर ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ काम है। सही है। वरना वैसे भी आप अगर विटामिन डी वंस इन अ मंथ भी आप खा लेते हैं, कोई इशू नहीं। आपके फल वगैरह की इंटेक अच्छी हो, गोश्त आप खा रहे हैं, अंडे आप खा रहे हैं, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ऑलरेडी बॉडी जो है वो एब्जॉर्प्शन सही रखती है। और दारा, जब आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, आप तो नहीं अपनी गर्दन ऐसे करते हो? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग रिलाई कर रहे होते हैं कि कोई एडजस्ट कर दे या कोई ड्राई नीडलिंग कर दे या हजामा हम लोग करवा लेंगे। अच्छा। हम लोग खुद भी अपने आप को, नेक को क्रैक नहीं कर रहे होते, और जिन लोगों को देखते हैं उनको मना कर रहे होते हैं कि ऐसे ओवरडू ना करें। स्पेशली वो क्लाइंट्स जो किसी पेन में आए हमारे पास और हमें पता चले कि वो ओवर अपनी नेक को खुद क्रैक करते रहें, तो हम उनको ये चीज़ कह रहे होते हैं कि ये आज अगर एडजस्टमेंट हमने कर दी है तो हम 1-1 महीना जो है अब गैप ले रहे होंगे, बार बार एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ओवरडू किया हुआ है आपने। तो अच्छा, और कोई अगर बहुत पेन के साथ आपके पास आता है, इधर जाने के बजाय कि नहीं हमने दारा आमिर खान के पास ही जाना है, एक बिलीफ आप पर है, तो वो उनका पेन दूर हो जाता है? कुछ एडजस्टमेंट आप करते हैं, जैसे वो अपने एक्सरेज भी लेकर आते हैं? ये ना क्लाइंट टू क्लाइंट, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी कर रही है। ऐसा हुआ है कभी क्योंकि पेन लेकर आया हो और फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे होता है। लेकिन इसमें जो लोग ठीक होते हैं वो कब तक ठीक रहेंगे, वो भी हर किसी का पैटर्न फर्क होता है। हर किसी का पैटर्न एक जैसा नहीं हो सकता। किसी बंदे को अगर 3 महीने का सुकून मिले तो ज़रूरी नहीं कि बाकियों को भी उतना ही रेस्ट मिल रहा हो। ठीक है। ऐसे भी हो जाता है कि वेरी नेक्स्ट डे या विद इन 2-3 डेज दोबारा पेन आनी शुरू होगी। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनके मसल्स जो हैं वो बहुत टाइम से स्टिफ रह रहे थे, उन्होंने एक मसल मेमोरी क्रिएट की हुई थी, और वो मसल मेमोरी दोबारा से किक इन की और उनकी पेन्स जो हैं वो वापस आना शुरू हो गई। या उन्होंने अपनी हैबिट नहीं चेंज की, उन्होंने सोने का स्टाइल नहीं चेंज किया, अपना गलत एंगल पे वो सोते रहे और वो पेन्स वापस आना शुरू हो गई। या उनको क्रैक करने की नेक की आदत थी, उन्होंने वही एग्रेसिव मूवमेंट्स दोबारा करनी शुरू की, मसल मेमोरी किक इन की और दोबारा से पेन वापस आने लगी। ज़बरदस्त भाई, हमें बहुत सारी आज इन्फॉर्मेशन दी है दारा ने, और अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं, एक तो इनका इंस्टा पेज है दारा आमिर खान के नाम से, वैसे आपका कुछ और कॉन्टैक्ट नंबर वहीं पर ही सारी डिटेल्स है, कोई आपके पास आना चाहे? सारी डिटेल्स वहीं से, सारी डिटेल्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और अब हम मज़ेदार सी कुकिंग करेंगे हुमैरा शाहिद के साथ। ये एक पेस्ट्री शेफ़ है, फर्स्ट टाइम आ रही है हुमैरा। आइए ज़रा इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं हुमैरा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? माशाल्लाह से पेस्ट्री शेफ़ बन गई हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेकरी कब खोल रही हैं? बस घर में ही खोली हुई फिलहाल तो। अरे वाह, वाकई में बेकरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन केक पूरे ऑल ओवर कराची जो है मेरे कस्टमाइज डिलीवर होते हैं। वेरी गुड। किस नाम से पेज आपका? मेरा पेज जो है वो मॉम्स बेकर्स के नाम से। मॉम्स बेकर। जी। कितने बच्चे हैं आपके? बस एक इकलौती बेटी है। एक इकलौती बेटी है। ओके ओके, तो आपने सोचा कि चलो भाई मॉम स्पेशल। उनके सडनली जो है ये सब कुछ हुआ था और उन्हीं की वजह से हुआ, इसीलिए फिर ये मॉम्स बेकर ही हमने कर दिया है। नाइस नाइस नाइस। और क्या आप ज्यादातर केक्स, बर्थडे केक्स? जी, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, हर तरह की जो सेलिब्रेशंस चल रही हैं उस तरह के तमाम केक होते हैं, चाहे वो क्रीम केक हो, बटर क्रीम केक हो, अच्छा सारे, और फॉन्डेंट केक हो, हर तरह की कस्टमाइजेशन होती है उनके ऊपर। कस्टमर ज्यादा आउटसाइडर्स हैं या खानदान वाले हैं? नहीं, आउटसाइडर्स हैं। खानदान वाले तो बहुत कम है, बहुत कम है। वैसे मैंने नोट किया है, फैमिली बिजनेस होता है ना, खानदान वाले इतना कोई वो कहते हैं गिफ्ट दे दें। गिफ्ट दे दे, हमारी बच्ची का वो बर्थडे यहाँ से आ जाएगा। गिफ्ट वाले हैं ज्यादातर। ये तो है। अच्छा जी हुमैरा, मुझे बताएं आज जो हम आपसे सीख रहे हैं ये रेसिपी के हवाले से, ये क्या बना रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं चिकन हांडी कबाब। ठीक है। और हम डेजर्ट में बना रहे हैं चॉकलेट और कैरामल संडाय। अच्छा, तो ये आप ग्लास में जैसे लेयरिंग वाला जी जी, वो जो शॉर्ट डेजर्ट ग्लास भी जो कहलाते हैं, और ये आजकल जो बेकरी पे जो इनका नाम है वो जो है चॉकलेट संडाय, कैरामल संडाय, फिर मिल्क संडाय के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। अच्छा, वो बड़े मजेदार होते हैं ये इस तरह के जो संडेज दिए जाते हैं। तो उसको जो है आज हम बहुत इजी तरीके से बना देंगे कि जो घर में खवातीन अपने बच्चों के लिए बनाना चाहे या कोई छोटी मोटी पार्टी के लिए, तो वो अब उनको ऐसी चीजें बताएंगे कि वो झटपट घर में खुद भी बना सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, शुरुआत कैसे कर रहे हैं मेरा? हम शुरुआत करेंगे पहले चिकन हांडी कबाब से। आज ठीक है? ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास है ये चिकन, तकरीबन 500 ग्राम है ये, बोनलेस। ठीक है, बोनलेस चिकन है ये मेरे पास। ठीक है, तो हम इसको पहले डायरेक्ट मिक्सी में ही डाल देंगे ताकि साथ साथ हमारा चलता रहे। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमने कबाब बनाने हैं जी। ठीक है। ये हमारी चिकन चली गई है। अब जो है इसके अंदर, अच्छा ये मैंने जो है अनियन, हरी मिर्च और हरा धनिया, इन तीनों चीज़ों को मैंने फाइन चॉप करके और इसके अंदर से जितना एक्सेस पानी था वो मैंने सब जो है स्क्वीज कर लिया है ताकि जो है हमारे कबाब रनी ना हो जाए, इसका बेटर साफ सुथरा रहे। ठीक है। ठीक है। और अगर वैसे हम डालते प्याज और हरी तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्याज में पानी बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से। अच्छा, तो पहले अलग से इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को चॉप करके निचोड़ के फिर डालें। जी ठीक है। अच्छा, अब जो है इसके अंदर हमारे जाएंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, चमचा दूं मैं आपको? जी, ये लीजिए। अच्छा, ये इसमें चला गया है काली मिर्ची। ठीक है। ठीक है। पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून। स्पाइसेस हमने थोड़े कम रखने हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें हरी मिर्चें जा चुकी हैं पिसने में। ठीक है। ठीक है। ये है रेड चिली पाउडर। अच्छा, ये है सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ। अच्छा, और पाउडर? हाँ, पाउडर। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना आप लोग पसंद करते हैं उसके हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी डालूंगी ताकि ज़रा एक कलर की खूबसूरती आ जाए। अच्छा, लास्ट हम इसके अंदर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर मैं आपको और बता दूं, वो ये कि हांडी कबाब की जो स्पेशल है वो ये है कि इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर हम चिकन ले रहे हैं तो हम इसके अंदर या तो क्रीम यूज़ करेंगे, टेट्रा पैक जो हमारे पास हेवी क्रीम आती है, ठीक है, वो यूज़ करेंगे, या फिर हम उसकी जगह बटर डाल देंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून। उससे क्या होगा, हमारा कबाब काफ़ी अच्छा मोइस्ट बनेगा। वो सॉफ्टनेस, वो सॉफ्टनेस उससे बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है। तो सिर्फ हम इसमें ये शामिल करेंगे, क्रीम हमारी चलेगी। अच्छा, दूसरा अब इसमें बाइंडिंग एजेंट जो है, वो बाइंडिंग एजेंट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेड। ओके। अच्छा, ब्रेड जो है हमने सोक की हुई यूज़ करनी है, क्योंकि अगर हम ड्राई यूज़ करेंगे तो फिर इसमें भी यही होगा। ये ले पानी अगर चाहिए आपको। अच्छा,
ब्रेड भी हमने, अगर ड्राई हम करते हैं तो फिर वही बात है कि जो हमारा कबाब का मसाला है ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। हमें गीली गीली चीज़ें चाहिए ताकि जूसी जूसी से कबाब बने। लेकिन इसको भी हमने करके और इसका सारा पानी निचोड़ लेना। बस हाथ ये ध्यान रखिएगा कि पहले अच्छी तरह से धो लें किचन में आने से पहले। ठीक है। हुमैरा, आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं वैसे? घर में आम बहुत अच्छा बनाती हूँ। है क्या? मियाँ को ये अच्छा कैसे बनाती है? टिप दे दीजिए। मियाँ को बहुत अच्छा बीवियों को बनाती टिप हूँ दे मैं। दीजिए जरा, वो अपनी कैसे। बस जब मियाँ आपके बन जाते हैं तो फिर टेंशन नहीं होती, आप कुछ भी खिला दे उन्हें। अच्छा, फिर आप खाने में चालाकी करती हैं मुझे लग रहा है ना? खाने में हम चालाकी करते हैं तो बस मियाँ जो है ना फिर टेंशन नहीं देते हैं। जैसे कोई चीज़ वो ना खाते हो और आप फिर भी खिला देती हो। वो बस कुछ ना कुछ हम आगे पीछे करके और उनको खिला देते हैं। अच्छा, मेरी इसमें तमाम चीज़ें चली गई हैं। अब मैं इसको जो है मिक्सी में डाल के और हमने इसको घुमाना और अच्छा फाइन पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर हम मशीन चलाते हैं। अच्छा, इसको हम अलग जैसे शेप देके फ्राई करेंगे और फिर इसका मसाला अलग बनेगा। ठीक है। अच्छा, मैं अब इसको जो है एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और शेप वही जैसे हम। हाँ, शेप आप अपनी मर्जी से वैसे कर सकते हैं। कुछ लोग सीख कबाब के अगर आप उसमें जाना चाहें तो उसके लिए आप इसके अंदर जो है थोड़ा सा स्मोक दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, मसाले में या सिर्फ कबाब में? कबाब में। कबाब का जो हमारा बेटर तैयार होगा उसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा स्मोक दे सकते हैं। एक बस हम देख लेते हैं कि क्या शेप दे रही है और फिर हम ब्रेक से आने के बाद जो है ना फिर हम इसका मसाला रेडी करते हैं। मज़े का बनता है वैसे जी, काफ़ी मज़ेदार बनता है ये। और अभी जो बकरा ईद गुजरी उसमें तो लोग ज़्यादातर जो है बीफ में और मटन के अंदर इसको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मज़े का भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीफ के और मटन में ज़्यादा फ्लेवर ज़्यादा है। और फिर ग्रेवी वाला होता है ना तो ये कि थोड़ी बरकत भी ज़्यादा हो जाती है। वो फिर वो रोटी वगैरह आप आराम से समझ लीजिए एक तरीके से आपके लिए फुल मील है। अच्छा, मेरा एक शेप खाली बता दें आप क्या दे रही हैं? हमने इनको अगर फ्राई करना है तो हम फ्राई भी शुरू कर सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा, हाथ जो है हमने हल्का सा ऑयल लगा के हमने बस ग्रीस करना है, क्योंकि वरना अगर हमने नहीं लगाया तो ये फिर हाथ पर चिपकेंगे। सही है। ठीक है। तकरीबन 40 to 45 ग्राम्स आपका ये होना चाहिए अंदाज़ा। ठीक है। और अगर अंदाजे से बनाएं तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 1 ग्राम का भी वेट बता दिया है कि स्टैंडर्ड साइज़ जो है हमारे पास इसमें वो 40 to 45 ग्राम्स है। ठीक है। ठीक है जनाब, हम ये कबाब रेडी करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आते हैं, फिर इसकी ग्रेवी में क्या क्या जाएगा ये हुमैरा बताएंगी इस ब्रेक के बाद। कबाब हांडी अज्जा बोनलेस चिकन 500 ग्राम, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, ब्रेड भीगे 2 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कटी प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 5 अदद, क्रीम 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, दीगर अज्जा, तेल आधा कप, कटी प्याज 1 अदद, टमाटर प्यूरी 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, दही आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप। यस, आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज हुमैरा शाहिद हमारे साथ हैं एंड शी इज़ अ पेस्ट्री शेफ़। मुझे बताएं ये पेस्ट्री शेफ़ ही क्यों, आप दूसरी फील्ड में क्यों नहीं गई, मतलब कि हॉट किचन में या दूसरी क्यूजीन्स में? हॉट किचन में इस वजह से नहीं गए क्योंकि खाना बनाना तकरीबन सभी को ही आता है, जो घर में भी ख़वातीन रहती हैं तो वो उनको भी आता है। आप देख लें घर में जो खाना बना रही हूँ जिनकी फैमिलीज बड़ी हैं, माशाल्लाह घर में ही वो रहने वाली ख़वातीन 3-3, 4-4 किलो की बिरयानियाँ घर में बना लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और वो पूरा दिन रह के भी उनकी वाह नहीं होती है।
और केक बनाने वाले की फौरन वाह हो जाती है। बिल्कुल। अब घर वाले वाह करते हैं? घर वाले, खानदान वाले, ससुराल वाले सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, चलो ये अच्छा है, इसलिए उन्होंने कहा मुझे वाह चाहिए तो मैं वो चूज़ करूँगी। ठीक है। अच्छा जी, ये हमने जो बनाए थे बड़े मज़ेदार से मलाई कह सकते हैं इनको, क्योंकि हमने थोड़ी सी इसमें क्रीम भी डाली थी। इस क्वांटिटी में जो है हमारे 13 कबाब तैयार हो। अच्छा, ठीक है। और इसको हम करेंगे फ्राई। इसका साथ में मसाला भी यहाँ पर ट्राई करते हैं। इसको थोड़ा हल्का करने, थोड़ा सा इसका कर देती हूँ ताकि 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हमने टर्न कर लेंगे इसको टर्न कर। आ जाए, आप एक काम करें ना, इसको मैं यहाँ करती हूँ, आप कढ़ाई को उठा के इस साइड कर लें तो आपके लिए भी इजी होगा। अच्छा जी, अब इसके मसाले के लिए अच्छा, सबसे पहले तो हमें इसमें ऑयल चाहिए। अच्छा, इसमें ना 3 जगह ऑयल का इस्तेमाल होगा, इसलिए थोड़ा सा हमें हल्का हाथ रख के इस्तेमाल करना है। पहले हमने ये कबाब फ्राई में चला गया है। अब इसके बाद जो है हमने इसको ये इसमें इस्तेमाल होगा इसके कुकिंग में। लास्ट में जो है हमने कुछ इसके जो है ये सोते करेंगे। अच्छा, शिमला मिर्च वगैरह, तो उसमें भी बटर और ये चीज़ें हमारी जाएंगी। स्पून दे दीजिए मुझे। चलेंगे। अच्छा, ये बटर है। ऑयल और बटर हमने थोड़ा सा मिक्स करके यूज़ करना है। ठीक है, करूँ थोड़ा सा टर्न? देखिए हाँ, कलर अच्छा है। जी। अच्छा, ये चॉप अनियन है, ये टोंग रखा हुआ है बस है। जो डाल रही हैं बताती रहिएगा। बटर ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया। जब ये हीट अप हो जाए तो अभी हमारे पास चॉप्ड अनियन है, इसको हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, एक बात और, अगर ये रनी हो जाए, ठीक है, किसी तरीके से अगर आप कबाब बना रहे हैं और इसका जो है वो थोड़ा बेटर रनी हो जाए तो आपने इसको जो है थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में रख देना। ठीक है, ताकि वो जब आप निकालेंगे तो फिर ये सेट हो जाएगा। टिप ऑफ द डे। नहीं, मुझे तो टिप वो अच्छी लगी जो आपने कहा ना कि मैं मियाँ को जो है नहीं, ये टैलेंट हर औरत में होता है। ये और बात है कि इकरार नहीं करती है। अच्छा। बाकी ये टैलेंट हर औरत में होता है। ना? जब भी तो इतने साल गुजर जाते हैं शादियों को। अगर नहीं गुजरते तो इसका मतलब है औरत सही नहीं है वो। अच्छा, और बेचारे शौहरों को पता ही नहीं चलता। नहीं, वो पता होता है, वो जानबूझ के बेवकूफ़ बने हुए। तो उनको भी पता है अगर ज़िंदगी सुकून से गुजारनी है तो फिर बेवकूफ़ बने हुए। बेगम इज़ ऑलवेज राइट। हाँ, बेगम इज़ ऑलवेज राइट। वो बोलते हैं ना, बेगम है ये, बेगम बगैर किसी गम के। बट अल्हम्दुलिल्लाह बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, वो कोऑपरेट करते हैं जब भी, सही बात है, इतनी हद तक जो है मेरे सारे काम हो जाते हैं। अगर हस्बैंड कोऑपरेट ना हो तो मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी औरत कामयाब नहीं हो सकती। ये तो है। अगर आप घर से भी बाहर हैं तो आपके शौहर और आपके ससुराल वालों का उसमें हाथ है। बिल्कुल मैटर करता है। फिर वो औरत रिलैक्स होके भी काम करती है, वरना वो बड़ी टेंस रहती है। अच्छा, इसको जो है ना बस हमने कलर देना है, क्योंकि थोड़ा ये जाके ना ग्रेवी के साथ भी ठीक है। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ बल्कि, है ना, वो हल्का हल्का चिकन है तो वैसे ही फ़ौरन जो है चिकन के अंदर बन जाती है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया ताकि वो जो थोड़ा बहुत है वो उसी में ब्राउन हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक। ठीक है। प्याज के बाद जिंजर गार्लिक, ऑयल एंड बटर का इस्तेमाल किया है। अब ये जो है ना ऑयल की बटर की वजह से ना इसका थोड़ा सा टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये इसमें जिंजर गार्लिक दिया। अब जो इसमें जाएगा ये टोमेटो प्यूरी। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उसकी जो है मैंने प्यूरी बना ली। ठीक है। आपका जो मीठा है ये मुझे काफ़ी इजी और क्विक लग रहा है। हाँ, इजी और क्विक है। और जो मैं इसको बनाने का तरीका बताऊंगी उसमें भी जो है किसी को मसला नहीं होगा कि हम केक कैसे करें, क्या बनाएं। अच्छा, तो मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स उसके अंदर बता दूंगी। ठीक है। हाँ भाई, पेस्ट्री एक्सपर्ट हैं। क्योंकि आजकल लोगों को अट्रैक्टिव चीज़ें ज़्यादा पसंद है। अब वो दौर चला गया कि आपने हर खाने में जो है खीरी बनानी है या फिर जो है आपने लबे शीरी बनानी है। अब थोड़ा सा लोगों को अट्रैक्टिव चीज़ें चाहिए थोड़ा। अच्छा, जब तक ये हो रहा है इस दौरान हम करेंगे, हमारे पास ये दही है, 1/2 कप हम दही ले लेंगे। और हम इसमें
क्रीम शामिल कर लेंगे। ओके, ये इसके मसाले के लिए? जी, मसाले के थोड़ी सी हम क्रीम जो है इसमें लास्ट में शामिल करेंगे, बाकी थोड़ा सा इसमें मुझे ना स्पून दे दीजिएगा। ये अच्छा, ये इसमें चला गया है रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर। अच्छा, ज़ीरा तकरीबन हम खानों में सभी में डालते हैं, ये पिसा हुआ ज़ीरा। अगर हम जिन खानों में मसाला बना रहे हैं, अगर हम थोड़ी सी ग्रेवी चाह रहे हैं ना, अगर हम उसमें ज़ीरे का यूज़ करेंगे, एक तो बहुत अच्छा सौंधापन आता है, सही है, और फ्लेवर ना बिल्कुल एक अलग निकलता है, आता है ज़ीरे से। ठीक है, थोड़ी चली गई हल्दी। अच्छा, नमक। ठीक है, अब इसके अंदर लास्ट में जो है वो जो 3 चीज़ें रह गई हमारी, वो हम आखिरी में डालेंगे। अच्छा, इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना। सही है। अच्छा, आपने दही में सारे मसाले डाले, इसमें डायरेक्ट नहीं डाले? जी, ठीक है। इधर वे वैसे भी कर सकते हैं, या कुछ फ्लेवर में तो फर्क नहीं आना। मज़ेदार सी ग्रेवी बन रही है, और क्योंकि टमाटरों का पेस्ट डाला है, अक्सर लोग वैसे ही टमाटर चॉप करके डालते हैं, थोड़ी सी वैसी ग्रेवी बनती है, वो कढ़ाई टाइप की। जी, कढ़ाई टाइप की। अच्छा, वेजिटेबल्स में हम क्या इस्तेमाल करें जो अलग से हम सौते करेंगे? इसमें कैप्सिकम है, टोमेटो है, अनियन है और ग्रीन चिली। अच्छा, ग्रीन चिली हमने इसलिए डाली है, जिसको थोड़ा सा अगर स्पाइस कम लग रहा है तो वो ग्रीन चिली जो है उसको थोड़ा अच्छा और मज़ीद फ्लेवरफुल दे देगी। और शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च। ये तो मेरा ख्याल से मसाला इसका बस अभी भुनाई। हाँ, बस मसाले की भुनाई होगी, और हम इसमें अपने कबाब डाल देंगे। सही है। और आपने वो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए मसाले का ना, क्योंकि क्रीम लोग समझते हैं कि ये जो है वो तैयार है, लेकिन क्रीम के अंदर भी जो है वो कच्चापन होता है। इसको हमें अगर हम इसमें डाल रहे हैं तो ज़रूर पकाना चाहिए उसको। ठीक है। और हम साथ में जो है ये कबाब जैसे आप डालेंगे, इसी में फ्राइंग पैन में हम सौते हैं ना वेजिटेबल्स को भी। सिंपल बटर में ही सौते करना है उनको? हाँ, ऑयल देखिए इसमें अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है ना। और ये जो बटर इसमें जाएगा तो उससे क्या होगा, आखिरी में तो रोगन अच्छा आ जाएगा। ठीक है। और जो है ना बटर हमारा जलेगा नहीं, क्योंकि अगर हम बटर डायरेक्ट डालते हैं तो वो जल जाता है। अच्छा, हमने ब्रेक पे अगर जाना है तो अगर डालना है आपने बेशक नहीं, थोड़ा सा और बुनाई होगी जी। फिर हम एक काम करते हैं, दूसरा फ्राइंग पैन लेते हैं और उसमें जो वेजिटेबल्स आपने सौते करनी है ना वो आप कर लें बेशक, या इनको मैं प्लेट में निकालना है तो प्लेट में निकल जाए तो ज़्यादा प्लेट है वो? नहीं, प्लेट नहीं है, ये गंदी है प्लेट। नहीं, अच्छा दूसरी ले लें, ये निकाल लेते हैं और इसी में ही फिर वेजिटेबल्स को कर लें, ताकि ब्रेक में हम ये रेडी कर लें। ब्रेक से आने के बाद हमें अपना मीठा जी करना है। मज़े की रेसिपी है भाई हुमैरा, अच्छी लग रही है। थैंक यू। आज क्या घर में बना कर आई हैं? आज मैं घर में बनाकर आई हूँ भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त सालन वाला या खुश्क? नहीं, सालन वाला। सालन वाला, हाँ। अक्सर घरों में मैंने देखा है खुश्क भी बनता है। हाँ, खुश्क बनता है, लेकिन मेरी बेटी को थोड़ा सा जो है ना वो पसंद है, उसको ग्रेवी पसंद है। हाँ हाँ, इसलिए फिर वो उसके हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। सही है जी। ब्रेक भी आ गई है और ये वेजिटेबल्स भी देखें, अब इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि ये बुनाई पर तकरीबन आ गया है। जब हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा तो बस ये समझें कि हमारा बुनाई पर आ गया। ठीक है, ठीक है। ये बचा हुआ हम मक्खन इसमें डाल देंगे। वाओ, फुल बटरी डिश है। फुल बटरी डिश है। हाँ, खुद भी खाएं, मियाँ को भी खिलाएं। हाँ, मक्खन लगाइए, मक्खन लगाएं। ठीक है, ठीक है। चले जी, हम ब्रेक ले लेते हैं। ये भी साथ में चले गए कबाब मसाले में। ये कबाब हमारे चले गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, हल्का सा, सही है, ताकि अंदर से जो कच्चापन हो वो भी निकल जाए। ये भी डाल दें ताकि वो साथ में हो जाए बटर के। और राइट जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ये तो हमारी ऑलमोस्ट डन है। 1-2 इंग्रेडिएंट जो एंड में डलने हैं वो भी हम आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद। कबाब हांडी, अज्जा बोनलेस चिकन 500 ग्राम, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, ब्रेड भीगे 2 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कटी प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 5 अदद, क्रीम 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा,
काली मिर्च आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, दीगर अज्जा, तेल आधा कप, कटी प्याज 1 अदद, टमाटर प्यूरी 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, दही आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप। आ जाए जी, ज़रा दीदार करवाइए अपनी ज़बरदस्त खुशबूदार। ये देखिए हमारा ये ओ हो कलर और हर चीज़ ठीक है। अब इसके अंदर है बस हमारे फाइनल ग्रेवी भी इसकी आप चेक कर लीजिए, मज़ेदार। और वो सौते हमने सोते कर लिए। ये देखिएगा कि बस इसका क्रंच ख़त्म ना हो, क्योंकि जब हम इसको खाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देगा इससे। और जो एंड इंग्रेडिएंट था वो कसूरी मेथी। जी, कसूरी मेथी। और क्या है ये? काली मिर्च। ये थोड़ा सा काली मिर्ची देंगे हम टेस्ट के लिए ना, हल्का सा एक टेस्ट इसका ठीक है डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया है हमारा पिसा हुआ गरम मसाला मिक्स। ठीक है, ½ टीस्पून ऊपर से जाएगा ये। ठीक है, सही है। अच्छा, कसूरी मेथी है, पहले तो इसको देख लें कोई इसमें कचरा ना हो। हाँ। ठीक है, अगर आप जो डब्बे में आती है की और इनकी जो होती है, मतलब जो डिब्बे वाली होती है वो अमूमन साफ़ ही होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको फिर भी एक नज़र देख लें और मसल के बस ये डाल दें, थोड़ी सी खुशबू के लिए बस। और ये हो गया डन, ये हो गया हमारा डन खाने के लिए। बिल्कुल। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है, डिश आउट हम बाद में कर लेंगे। हम आ जाते हैं मीठे की तरफ। चलें, ठीक। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, ऊपर से हरा धनिया हरी मिर्च हम सजाने के वक्त हाँ, वो हम उस वक्त डालेंगे गार्निशिंग। ठीक है। चलें जी, अब आ जाएं ज़रा मीठे पे। और ये बना रही हैं, ये हो गया चॉकलेट संडे। कौन सा केक? संडे चॉकलेट संडा है। ठीक है, ये ले एक हम इसमें बना रहे हैं ग्लास में, ताकि आपको आइडिया हो। और एक ही बड़ा यूनिक सा, अक्सर हम किसी कैफ़े या कॉफ़ी शॉप ये जार भी जो है ना इस तरीके से हमें मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी चल भी रहे हैं। अगर आप लोग किसी को देना भी चाह रहे हो तो इस तरीके से आप जार में भी इसको असेंबल कर सकते हैं। अच्छा, हम 2 फ्लेवर बना रहे हैं, एक कैरेमल बना रहे हैं और एक हम चॉकलेट बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उमूमन हमारे घर के बड़े लोग जो है वो चॉकलेट खाना पसंद नहीं करते, उनको वनीला पसंद होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरी क्रीम चाहिए, मेरी क्रीम थी। क्रीम इधर है, फ्रीज़र, फ्रिज। ये रही जी व्हिप क्रीम। ये अच्छा, इसमें है क्या लेयर्स में? वैसे देखिए, ये टी पॉन्ड केक है जो हमें इजीली किसी भी बेकरी से आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, और जो लोग घर में बनाते हैं तो अक्सर लेफ्ट ओवर हमारे पास बच जाता है, तो बहुत होता है। ठीक है, तो ये आपने इसका इस तरीके से क्रम बना लेना है। और एक है चॉकलेट ब्राउनी जैसे, या चॉकलेट केक बचा हुआ है। ये भी चॉकलेट मॉइस्ट केक है और इस तरह के केक्स भी अब मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। आप किसी भी बेकरी पर जाएं तो वहाँ पर भी मिल जाता है। मैं जो ये पतीले के साथ खड़ी हूँ ना, और जो मुझे खुशबू आ रही है, क्रेविंग हो रही है आपको खाने की। हालांकि कोई डबल रोटी शर्बल रोटी नहीं है, बट फिर भी शक्ल तो आला। खाली मसाला मैं टेस्ट करना चाह रही हूँ। अच्छा, जार के अंदर जो हम बनाएंगे कैरेमल, मेरा जी जज़ाकल्लाह, जायका है इनके हाथों में। जज़ाकल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हम बेस पर जो है इसमें कैरेमल डालेंगे। उससे क्या होगा, हमारा केक थोड़ा नीचे से भी मॉइस्ट रहेगा और फ्लेवरफुल रहेगा। ठीक है, ठीक है। ये हमारा चला गया। ये कैरेमल सॉस है। हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये इस वजह से झटपट बनने वाली चीज़ है, क्योंकि इस तरह के सॉसेस अलग अलग ब्रांड के बहुत सारे मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है। ये पॉन्ड केक भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और जो लोग बना सकते हैं घर में तो वो घर में बना लें। डन है। ठीक है ना। ये हमने कैरेमल सॉस डाला, अब हम इसके अंदर ये केक क्रम डालेंगे। अच्छा, सिरप्स भी मिलते हैं, कैरेमल सिरप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना मैं आपको 2 चीज़ बता दूं। अब ये हमारा जार बड़ा है तो हम इसके अंदर 2 लेयर्स लगाएंगे। ठीक है। अगर हमारे पास जार छोटा होता तो फिर हम इसकी सिंगल या फिर शॉर्ट ग्लास जो उसमें हम अक्सर सिंगल लेयर देते हैं। सही है। ये है मिल्क। हाँ, ये मिल्क है और इससे हम थोड़ा सोक कर लेंगे इसको। अच्छा, थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए। हाँ,
ताकि एक थोड़ा सा ना जूसी फ्लेवर आए। और ये मीठा तो नहीं है? या नहीं मीठा? नहीं, ये सादा है, बिल्कुल सादा। आपकी मर्ज़ी, अगर आप खुला दूध इस्तेमाल करते हैं तो आप खुला दूध ले लें, और अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं जो डब्बे वाले आते हैं दूध टेट्रा पैक, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस क्रीम को अब मैंने निकालना है 2 पोर्शन। जी, कुछ मिक्सिंग आप करेंगे इसमें? जी। ठीक। अब इसके अंदर ये सॉस ऐड होगी। ओके, कैरामल सॉस। ये नहीं कर चाहिए? नहीं, फोक नहीं चाहिए, बस इससे हो गया। अब हमने इसको इस पाइपिंग बैग में फिल अप कर लिया। अच्छा, एक हम बना रहे हैं सिंपल कैरामल के साथ, और दूसरा ये भी chocolate बहुत होगा। मज़ेदार फ्लेवर बनता है कैरामल भी। अच्छा, क्रीम थोड़ा कम ही यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीम भी जो है ना नहीं मज़े की लगती है। सही है। वो फिर क्रीम का ही टेस्ट आ रहा होता है, आप वो भूल जाते हैं कि हम बना क्या रहे थे। बस हल्की सी लेयरिंग देनी है हमने। दोबारा हम कैरामल फिल करेंगे। अब हम इसमें अपनी सेकंड लेयर दोबारा डालेंगे इसकी केक की, केक। और फिर उसी तरीके से क्रीम और कैरामल फ्रॉस्टिंग कर देंगे। ठीक है। और आप चाहें तो इसमें आप क्रंच भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, वो आपकी मर्जी है, Walnuts जितनी add आप कर सकते चाहें हैं। तो वो कर सकते हैं। ठीक है। चलो जी, ये तो हो गई लेयरिंग इसकी। कोई खुशूसी chocolate मेहमान भी हो आप तो इसी आप तरह साथ बनाएं? दे सकते हैं। हाँ, चॉकलेट भी आप जी इसी जी तरीके बिल्कुल, से चॉकलेट भी इसी तरीके से ही होगा। ठीक है। ये 2 फ्लेवर इसीलिए बता दिए कि जिसको जो पसंद हो वो अपने हिसाब से फिर कर ले। ठीक है। ठीक है, अब दोबारा हम आएंगे अपने मिल्क की तरफ। ठीक है। अच्छा, जो चॉकलेट के लिए आप क्रीम लेंगी, विप क्रीम, उसमें भी चॉकलेट सॉस मिक्स करेंगे हम? उसमें भी चॉकलेट सॉस सही मिक्स है। करें। अच्छा, इसकी लेयरिंग हम कर देंगे, मेरे ख्याल से एक चॉकलेट वाला दिखा दें और फिर हम ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, ये हम बस ये कंप्लीट ही है तकरीबन। चलो जी, डन हो गया। और ये इतने महंगे महंगे मिलते हैं ना? जी बिल्कुल, ये अगर जार आप लेने जाएं इस साइज़ में तो आपको अच्छा खासा एक्सपेंसिव मिलेगा। हाँ, वो तो उनके वो क्रीम चीज़ वगैरह होता है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव बन भी जाता है और होता भी है। दिस इज़ डन। जी, दिस इज़ डन। ओके, एक हमें आप चॉकलेट का भी बता दें। जी वो देख लेते हैं, ग्लास में बना देते हैं बस। अच्छा जी, ये आ गए हमारे पास चॉकलेट का। पहले हम इसका यही तैयार कर लेते हैं, चॉकलेट का ठीक है। सॉस। हाँ, मैं इसको हटा देती हूँ ना। ये वो डिज़र्ट है जो बच्चे भी बना सकते हैं आराम से। बिल्कुल, बच्चों को भी आप मसरूफ़ कर सकते हैं अपने घर की दावत में। क्योंकि वैसे आजकल जो छोटी बच्चियां होती हैं 12, 13, 14 साल की, उनको आजकल इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा शौक हो गए हैं। हाँ। और वो बहुत शौक से इस तरह के काम करती हैं। बिस्किट्स चूरा करके डालना है, वो बच्चे डाल अवेलेबल सकते नहीं हैं। हो तो आप मियाँ को भी लगा सकते हैं इस काम पे। हम यहाँ लगी ना जाए ना। अच्छा जी, ये गया ब्राउनी, लेफ्ट ओवर चॉकलेट केक, कुछ ये भी वैसे है। भी इतना मज़ेदार इसका टेस्ट है, हाँ। आप इसको टेस्ट करके देखें, आपको पता चलेगा। सही है। बहुत मॉइस्ट केक है। हाँ। और इसमें अभी तक कुछ भी चीज़ नहीं गई है। ग्लास, इसको हम ग्लास में बना लेते हैं। जी, इसको हम गिलास में बनाएं। इसको भी हम मॉइस्ट करेंगे दूध के हाँ, साथ। वो Same आप procedure चाहें है। तो कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है वैसे ही। ठीक है, वही पहले ग्लास को ठीक है। अब हमने इसमें हमारा ये केक डाल दिया। अगर शॉर्ट ग्लास हैं तो आप सिंगल लेयर भी इनफ है इसकी, ताकि वो ज़ाया ना हो। जिसको जितना खाना हो वो फिर। चलिए जी, हमारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट रेडी हैं। ये भी सेम प्रोसीजर है और इसको भी हम डिश आउट करते हैं। ये तो बहुत मज़ेदार बना है, रियली ऑसम। आप लोगों ने ब्रेक पे जाना है, आप लोग ब्रेक ले लीजिए। देखते देखते आप प्रोसीजर समझ गए हैं।
हाँ सेम वही प्रोसीजर है इसका procedure जो है। उसमें था। बस एक लेयर उसकी। ठीक है जी, ब्रेक के बाद आते हैं, आप रिकैप ब्रेक देख लीजिए। ओके। वनीला कैरेमल संडे अज्जा, केक क्रम्स 1 कप, चॉकलेट सॉस आधा कप, कैरेमल सॉस आधा कप, व्हिप्ड क्रीम 100 ग्राम, दूध भिगोने के लिए आधा कप। तरकीब: पहले डिस्पोजेबल ग्लास में चॉकलेट सॉस डालें, फिर उस पर क्रीम लगा दें। अब उसके ऊपर केक लगाकर दोबारा चॉकलेट की लेयरिंग करें, फिर उस पर क्रीम की लेयर लगाएं। उसके बाद दोबारा चॉकलेट सॉस भर दें। पहले ग्लास में थोड़ा सा कैरेमल सॉस भरें, इसमें केक शामिल करें, ऊपर क्रीम फ्रॉस्टिंग कर दें। उसके बाद दोबारा कैरेमल सॉस भर दें। तरकीब: चिकन के अज्जा मिलाएं और ब्लेंड करके स्मूथ कर लें। एक प्याज चॉप करके इजाफी पानी निकाल दें। अब चॉपर में चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, हरी मिर्चें, क्रीम, नमक, काली मिर्चें, गरम मसाला, जीरा पाउडर और 2 भीगे हुए ब्रेड डालकर अच्छी तरह चॉप कर लें। फिर इसे 15 मिनट फ्रीजर में रख दें ताकि सेट हो जाए। अब हाथों पर तेल लगाकर छोटे साइज के कबाब बनाएं और शैलो फ्राई कर लें। ग्रेवी बनाने के लिए प्याज को चॉप करके तेल में फ्राई करें। 2 टमाटर की प्यूरी बनाकर शामिल कर दें। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम मसाले डालकर भून लें। अब आधा कप दही डालकर भूनें और कबाब शामिल कर दें। फिर थोड़ा सा पानी मिलाकर पकने के लिए रख दें। 10 मिनट बाद तेल ऊपर आ जाए तो क्रीम मिलाकर थोड़ा सा पका लें। अब इसमें कसूरी मेथी और 2 चमचे मक्खन शामिल करें। फिर शिमला मिर्च क्यूब्स डाल दें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। आ जाए जी, वेलकम बैक। ये मीठा भी इतना टेम्पटिंग लग रहा है ना कि बस चमचा होता तो ऐसे डिग इन करके खाते, लेकिन ये चिल ज़्यादा मज़े का हाँ तो ये चिल्ड होगा, ठंडा होके मज़ेदार। और जी ये जो आपने कबाब बनाए मसाले वाले, ग्रेवी वाले, इतने कोई लाजवाब हैं। मैं बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखी हैं जो इनको कबाब को हम फ्राई करके ग्रेवी बनाते हैं, बट इसका मुझे फ़र्क इसलिए लगा, एक तो सूखी मेथी आपने इस्तेमाल की प्लस बटर और क्रीम का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो टेस्ट इसी तरह ही बहुत मज़ेदार डेवलप होता है। मज़े का लगा है। तो जिसमें आखिरी में जो हमने इसमें अपनी वेजिटेबल्स डाली है ना, वो उससे वो मज़ेदार, वो फ़र्क जो एक आया ना, खुशबू, इसमें कोई धुआं वैसे देने की ज़रूरत है ही नहीं ना, इतने मज़ेदार बनाए। मतलब ये मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। और माशाल्लाह से शर्जील को हम क्रेडिट देंगे कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से डिश आउट किया है। इतना अच्छा, मैंने कहा वाह भाई वाह, तो हमारे दिमाग में नहीं होता, हम तो लेते सीधा उल्टा देते। और ये देखें हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स। बट आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हो? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरा सेकंड टाइम था यहाँ पे, 1 साल के बाद दोबारा आई हूँ। पहले भी बहुत अच्छा लगा, टीम आप सब सारे, और माशाल्लाह आज भी बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और खैर लगता है ऐसा है हम घर में ही कुकिंग कर रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ किसको बेवकूफ़ बना रही थी? किसी को भी नहीं। अच्छी गपशप भी लगी रही हो हुमैरा के साथ हमारी। जाते जाते हुमैरा अपना पेज का नाम भी बता दें, अगर किसी ने कोई केक्स के ऑर्डर देने हैं आपको तो वो ज़रूर आप जी। मेरे पेज का नाम जो है मॉम्स बेकर है, पेस्ट्री शेफ़ हुमैरा शाहिद, और ऑल ओवर कराची जो है मेरे केक डिलीवर होते हैं। अगर आप किसी भी इवेंट को अपने 4 चांद लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर ऑर्डर करें। मेरा नंबर है 03333551851। ज़बरदस्त जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इनवाइट किया। नहीं, इतने मज़े की रेसिपीज़ मिस हो जाती हैं अगर इनवाइट नहीं करते। भाई आप में से जो भी सुन रहा है और इस तरह की कोई ऑथेंटिक या कोई यूनिक, बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपीज़ आप लोगों के ख़ानदान में बनाई जाती हैं तो आइए हमारे शो पे, यू आर मोस्ट वेलकम, और शेयर कीजिए सबसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।